हेलो जी, वेलकम बैक टू जर्नी जो आई हैव बाय ब्रांड। वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। एक ऐसी वीडियो जिसमें आज फिर हम आपको एक नए कंट्री, एक नए सिटी में लेके जाने वाले हैं। अगर यकीन नहीं आ रहा तो आप देख सकते हैं कि राजा भाई के पीछे एयरपोर्ट का जो लोगो है, जो टर्मिनल है, उसका नाम लिखा हुआ है बुडापेस्ट टर्मिनल 2A। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि राजा भाई आप हर दूसरे दिन जो है, हर दूसरे वीक बुडापेस्ट से किसी और कंट्री में फ्लाई करने को जा रहे होते हैं। चक्कर क्या है? चक्कर ये है कि आज जब तक वो नहीं मिलती, उसको ढूंढने के लिए हर एक गली कोना कंट्री, हर एक शहर जो है छान डालेंगे, कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी मिले, ताकि उसके साथ फिर मिल के हम जो है ट्रैवल की वीडियोस बनाया करें और आप लोगों को एंटरटेन किया करें। मैंने सोचा कि वो जो अपनी ट्रेडिशन है उसको कायम रखा जाए। जब भी किसी कंट्री में फ्लाई करने से पहले हम एयरपोर्ट पहुँचते हैं तो एयरपोर्ट पे खड़े होकर आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, और आज भी ऐसा करें। आप देख सकते हैं राजा भाई ने बैग पहना हुआ है, दिल में उसकी यादें हैं, ग्लासेस सर पे रखी हैं, लेकिन आपको पहन के बता दें नहीं लगी हैं, वीडियो में बता देना कि ये ग्लासेस कैसी लग रही हैं। सो ऑल इन ऑल अभी नशीली सी आंखें आपको दिखा के आपसे बात करते हैं। आज की वीडियो के जो टॉपिक है वो दो होने वाले हैं। एक टॉपिक ये है कि हमें यूट्यूब की पिछली वीडियो पे बहुत अच्छे रिस्पॉन्स है, लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट्स किए, तो हमने सोचा कि क्यों ना वीडियो के थ्रू वो लोग जिन्होंने इतने काइंड वर्ड्स हमारे वीडियो के नीचे ऐड किए, उनके लिए रिस्पांस क्रिएट किया जाए और उनको जो है अप्रिशिएट किया जाए कि उन्होंने टाइम निकाल के हमारी वीडियो देखी और वो वीडियो उनके दिल को छू गई, उन्होंने अपने वैल्यूएबल वर्ड्स जो है हमारी वीडियो में ऐड किए। और दूसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, ये भी मेरे लाइफ में जो है आजकल घूम रहा है, आजकल गूंज रहा है। मेरे कितने सारे दोस्त जो हैं हंगरी में, उन्होंने मेरे साथ वो आए, 6-7 साल रहे वो हंगरी में, लेकिन ना तो पीआर लेने में कामयाब हुए, ना जॉब सिक्योर करने में कामयाब हुए, और ना ही कोई ऐसा जुगाड़ ढूंढ सके जिससे वो हंगरी यानी कि बुडापेस्ट में स्टे कर सकते थे। पिछले 2-3 हफ्ते पहले मैं काफ़ी परेशान था, क्योंकि कुछ मेरे अपने दोस्त, कुछ मेरे अपने मित्र इंडिया से थे, पाकिस्तान से थे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उन्हें जो है परमिट नहीं मिल पाया और उन्हें अपने कंट्री जाना पड़ा। तो लिहाजा मैंने सोचा कि यार इस टॉपिक पे भी बात की जाए उन लोगों के लिए जो यूरोप में आना चाहते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी मुफीद हो सकती है, काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है। सो व्लॉग को पूरा देखना, एज यू नो पसंद है लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना। विदाउट एनी फर्दर डिले 3, 2, 1 लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हाँ जी गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आपके राजा भाई ने बड़ी फिर जगह ढूंढ लिया। मैंने सोचा कि थोड़ा सा वीडियो में चेंज लाया जाए। जब भी एयरपोर्ट पे आते हैं तो आपसे हमेशा कोई ना कोई टॉपिक पे बात करते हैं, कोई शुगर मिला करते हैं, तो इस बार भी करना चाह रहे थे, लेकिन बाहर हवा बहुत तेज़ चल रही है। ऐसा लग रहा है कि हवा हमें साथ उड़ा के ना ले जाए, वैसे ही जैसे वो हमारी ज़िंदगी में आई थी और हमें उड़ा के ले गई। तो मैंने सोचा कि यार वीडियो की क्वालिटी तो राजा भाई फुल हैवी रखते हैं 4K में, तो कभी कभी वॉइस का जो है इशू आता है और काफ़ी सारे लोगों ने कंप्लेन किया। तो अभी आप देख सकते हैं कि राजा भाई ने रिसीवर भी लगा लिया और अच्छी सी लोकेशन भी ढूंढ लिया जहाँ पे हल्की हल्की धूप आ रही है और मूवमेंट पूरा बना हुआ है। तो चलो टॉपिक पे बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये काफ़ी अच्छे से मेरी आंखों के सामने इंसिडेंट हो रहा है कि लोग यूरोप में अपने गाँव से, पिंडों से, अपने शहरों से आए, सच एज इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मैनी मोर। तो वो मेरे ग्रुप का हिस्सा थे, सर्कल में थे, लेकिन यह है कि वो लोगों ने 10-10, 12-12 साल भी गुजार दिए, ना तो हंगरी से पीआर ले सके, ना वर्क परमिट निकाल सके, ना ही कोई अपना जुगाड़ लगा सके। तो शुरुआत करते हैं एक रिसेंटली एग्जांपल से, ताकि आप लोगों के लिए ये चीज़ समझना जो है ईजी होगा। सीन ये था कि मेरा एक दोस्त था इंडिया से, और वो भी पंजाब का किसी पिंड का रहने वाला था, मुझे पिंड का नाम भूल गया। तो वो बंदा, उसको हंगरी में रहते हुए ऑलमोस्ट 12 से 15 साल हो गए थे, बट लास्ट वीक जो गुजरा है सैटरडे को उसको हंगरी ने डिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया। हंगरी ने उसके पासपोर्ट पे स्टैंप लगा दिया कि आप जो है अब हंगरी में नहीं रह सकते और आपको जो है इंडिया दोबारा जाना पड़ेगा, और अगर आपने किसी भी जॉब के लिए वीज़ा अप्लाई करना है या वर्क परमिट अप्लाई करना है तो दोबारा आपको इंडिया से अप्लाई करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मैं कहानी को डिटेल से समझाता हूँ कि आज जो हंगरी का आजकल नया जो लॉ 2025 में आया है, लॉ ये कहता है कि 2 नेशनैलिटी के लोग जो है हंगरी में उनका
आना जो है ओके है। एक है फिलीपींस और दूसरा था जॉर्जिया। जॉर्जिया और फिलीपीन के लोग जो हैं वो हंगरी में जॉब सर्च के लिए आ सकते हैं, या कोई भी कंपनी उनको उनके मुल्क से, या चाहे फिलीपीन हो चाहे जॉर्जिया हो, तो वो उनके मुल्क से हंगरी में लाए जा सकते हैं। अदर दैन दीज टू नेशनैलिटीज़, कोई भी और बंदा या कोई भी और नेशनैलिटी जो है वर्क परमिट पे कोई भी कंपनी उसको हंगरी में नहीं बुला सकती। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग जो अभी लीगल तरीके से कोई कंपनी, आईटी की कंपनी ढूंढ के, या कोई वर्कर टाइप कंपनी ढूंढ के, या मुलाजमत वाली, या कोई ऐसी कंपनी जहाँ पे आपको कोई खेती बाड़ी का काम मिल जाए, कोई भी हंगेरियन कंपनी जो आपको हंगरी में लेके आना चाहती है, आपकी नेशनैलिटी श्रीलंकन, इंडियन, पाकिस्तानी या बांग्लादेशी है, तो मैं आपको पहले बता दूं कि आप लीगल तरीके से हंगरी नहीं आ सकते, क्योंकि हंगरी ने वीज़े 2025 से बंद कर दिए हैं। अभी कपल ऑफ मंथ्स हुए, ओनली 2 नेशनैलिटीज़ के वीज़े ओपन हैं, एक है जॉर्जिया और दूसरा है फिलीपींस। इन्हीं 2 नेशनैलिटीज़ के बंदे आ सकते हैं। सो दोबारा चलते हैं अपने एग्जांपल पे और उसकी बात करते हैं कि मेरा वो दोस्त जो बुडापेस्ट में हंगरी में 12 से 15 साल से रह रहा था, उसको हंगरी ने क्यों कहा कि आप जो है हंगरी लीव आउट कर दो, आपको दोबारा इंडिया से वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरा जो दोस्त था वो एक यहाँ पे सैलड बॉक्स जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक शॉप है, एक बहुत बड़ा ब्रांड है, जैसे KFC या मैकडोनल्ड है, वैसे एक सैलड बॉक्स जो है एक ऑर्गेनाइजेशन थी, एक ब्रांच थी, वहाँ पे वो काम करता था। उसने ऑलमोस्ट 10 से 12 साल वहाँ पे जॉब की। उससे पहले कहीं और रेस्टोरेंट्स में भी जॉब की, बट आप ये कह सकते हैं कि एटलीस्ट 10 से 12 साल उसने सैलड बॉक्स में जॉब की। और हर 2 साल या 3 साल बाद वो अपना परमिट रीन्यू करवाता था, और वो जो वर्क परमिट था उसको सैलड बॉक्स वालों ने दिया हुआ था। ये वैसे ही है कि जैसे आप हंगरी में आओ, आप हंगरी में आते हो और कोई कंपनी आपको वर्क परमिट देती है, वर्क वीज़ा देती है, ताकि आप जो है हंगरी में स्टे कर सकते हो और अब यहाँ पे लीगल स्टेटस से काम कर सकते हो। तो तब पहले तो सीन नॉर्मल था, पहले आपको इजीली वर्क परमिट मिल जाता था 2024 के एंड तक, लेकिन अभी उन्होंने रूल चेंज कर दिया। अभी उन्होंने बोला, अभी हंगरी के नए लॉ जो है वो कहते हैं कि अगर कोई बंदा मजदूरी यानी कि लेबर वर्क कर रहा है, चाहे आप ज़ारा में काम करते हो, चाहे आप सैलड बॉक्स में काम करते हो, मैकडोनल्ड में, KFC में, खेती बाड़ी या कोई और लेबर काम करते हो, तो आप जो है अगर आपका 2025 के बाद आप अपना वर्क परमिट यानी कि वर्क वीज़ा रीन्यू करवाना चाहते हो और आपकी नेशनैलिटी फिलीपीन या जॉर्जियन नहीं है, आप किसी भी नेशनैलिटी से बिलोंग करते हो, ऑफकोर्स एशियन, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, किसी भी नेशनैलिटी से, तो आपको अपना वर्क वीज़ा जो रीन्यू करवाना है वो आपको अपने होम कंट्री से रीन्यू करवाना पड़ेगा। अब इसका क्या मतलब हुआ? आप बैठे हैं, राजा भाई आपको समझाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो दोस्त सैलड बॉक्स में काम करता था, उसका जो वर्क परमिट था वो एक्सपायर हो गया था, तो उसने जो है रीन्यू के लिए एप्लीकेशन लगानी थी। उसने वकील जो है बहुत तगड़ा हायर किया, बिल्कुल राजा भाई के मसल्स की तरह तगड़ा था। जिस तरह राजा भाई के मसल्स तगड़े वैसे उसकी बातों में दम था। तो बेशक उसने तगड़ा वकील किया, मगर जो लॉ है, लॉ से बड़ा कोई नहीं हो सकता। जैसे मेरी ज़िंदगी में वो सबसे बड़ी थी, उसकी जगह कोई ले नहीं सकता, ऐसे लॉ से बड़ा कुछ हो नहीं सकता। तो इमिग्रेशन ऑफिस ने उसको बोला कि आप इंडियन हैं, हमने नया लॉ निकाला है कि 2025 के बाद कोई बंदा भी अपना वर्क परमिट या वर्क वीज़ा रीन्यू करवाना चाहता है वो हंगरी में नहीं करवा सकता, आपको अपने होम कंट्री जाना पड़ेगा और वहाँ से जाके वीज़ा रीन्यू करवाना पड़ेगा। अब इस चीज़ में हंगरी का क्या फ़ायदा कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आप अपने होम कंट्री जाएं और वहाँ से वीज़े के लिए अप्लाई करें? इसमें भी बहुत बड़ी बात है। बात यह है कि हंगरी चाहता है कि आप सारे जो लेबर वर्क पे काम कर रहे थे, आप जो है चुपचाप अपने मुल्क को चले जाएं, और जब वहाँ से आप जो है वीज़ा अप्लाई करेंगे, वर्क परमिट अप्लाई करेंगे, तो वो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपको ना कर देंगे, आपकी रिजेक्शन आ जाएगी, क्योंकि हंगरी नहीं चाहता कि वो एशियन कंट्रीज से जो इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या और कंट्रीज़ हैं जिनके लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं बुडापेस्ट में या हंगरी में, उनसे और ज़्यादा बंदे बुलवाए। तो इसका मतलब है कि अगर आपका वीज़ा ख़त्म हो रहा है और आप जो है वर्क परमिट के लिए दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं तो स्ट्रांग हो जाएं, क्योंकि आप बुडापेस्ट में या हंगरी में दोबारा इमिग्रेशन के थ्रू वर्क परमिट नहीं ले सकते। अगर आपने वर्क परमिट लेना है तो आपको अपने होम कंट्री जाना पड़ेगा और वहाँ से अप्लाई करना पड़ेगा, और 70 to 80% आपके रिजेक्शन के चांसेस होंगे, जिसका मतलब है कि आप अपने कंट्री में
दोबारा फंस जाओगे, दोबारा स्टक हो जाओगे। वो कमाई, वो पैसा जो आपने कई साल पहले जो है हंगरी आने के लिए लगाया था, इतने साल गुजार दिए, इतना टाइम स्पेंड भी किया और उसका जो है आप फ़ायदा नहीं उठा सके। आपका टाइम भी जाता रहा, आपके पैसे भी जाते रहे, और दूसरा आप दोबारा वहीं को पहुंच के जहां से आपने शुरुआत की थी। तो मैं आपको बता दूं, बेहतरी इसी में है कि यार हंगरी की जो नेशनल पीआर थी 2024 तक इतने अच्छे रूल्स थे कि अगर आपने 3 साल हंगरी में गुजारे हो, 3 साल टैक्स पे किया हो, तो आप जो है इजीली हंगरी की नेशनल पीआर ले सकते थे। हंगरी की आपने नेशनल पीआर नहीं लेनी थी तो आप ईयू पीआर ले सकते थे। उसकी कंडीशन थी कि 5 साल आपने हंगरी में गुजारे होने चाहिए लीगली विदाउट एनी क्राइम, प्लस आपका जो है टैक्स पे होना चाहिए, तो आप ईयू पीआर के लिए अप्लाई कर सकते थे। खैर, आज का टॉपिक हमारा ये नहीं है। अगर फिर भी आप नेशनल पीआर, ईयू पीआर या वर्क वीज़े के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी चैनल पे बहुत तगड़ी वीडियो पड़ी है, ऑलमोस्ट 20 से 30 मिनट किया हमने। हर एक वीज़ा की कैटेगरी है वो भी डिफाइन किया, और सबसे खास बात, हमने आपका हाथ पकड़ के आपको फॉर्म सबमिट करवाना सिखाया है कि कोई एक नॉर्मल बंदा ईयू पीआर, नेशनल पीआर या वर्क वीज़ा हंगरी में बुडापेस्ट मैं सिटी का नाम ले रहा हूँ, हंगरी में कैसे अप्लाई कर सकता है। तो मैं चैनल के इस वीडियो के ऊपर टॉप पे लिंक ऐड कर दूंगा, आप लिंक खोल के लाजमी देख लेना, क्या पता आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो बहरहाल अपने टॉपिक पर दोबारा वापस आते हैं। मैं यही बोलूँगा कि अगर आप देसी हैं, देसी में सारी कैटेगरीज आती हैं, और आपको हंगरी में रहते हुए कई साल हो गए हैं, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि खुदा रहा अपना टाइम वेस्ट ना करो, अपने पैसे ना वेस्ट करो। आप जो है अपने ईयू पीआर के लिए अप्लाई करो। अगर वो नहीं कर सकते, नेशनल पीआर के लिए अप्लाई करो। अगर वो भी नहीं कर सकते तो ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई करो। उसकी भी रिक्वायरमेंट्स बड़ी इजी हैं, लेकिन एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि नेशनल पीआर के लिए या ईयू पीआर के लिए आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपको हंगेरियन आती होगी, वो भी बेसिक लेवल की। सिंपली आपने हंगेरियन में एग्ज़ाम देना है। अगर आप वो एग्ज़ाम क्लियर कर देते हैं और बाकी जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्लियर करते हैं, तो आपको ईजीली जो है पीआर, नेशनल पीआर हो या ईयू पीआर मिल सकती है। सो ऑल इन ऑल, बैक टू माय फ्रेंड स्टोरी। उसको जो है अपने कंट्री इंडिया वापस जाना पड़ा, और वो खुदा अब रब जानता है कि वो इंडिया से दोबारा हंगरी आने में कामयाब होगा या नहीं। इसी तरह मेरा एक और दोस्त पाकिस्तानी, मैं इसलिए पाकिस्तान का रेफरेंस दे रहा हूँ कि मैं खुद पाकिस्तान से हूँ। बहुत सारे लोग जो है मुझे रीच आउट करते हैं कि भाई पाकिस्तानियों का भला कर दें, शुगर मेले लगाते हैं वो अपनी जगह, लेकिन हमें भी बताएं कि हम कैसे जो है अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे यूरोप में आ सकते हैं। तो मैं आपको रेफरेंस देता हूँ उस पाकिस्तानी बॉय की, अपने पाकिस्तानी भाई की। वो यहाँ पे डिग्री करने आया था मेरे साथ। मैंने BME से डिग्री करी, बैचलर की 3.5 साल की। उसने उबला यूनिवर्सिटी से जो है अपनी डिग्री ख़त्म की कंप्यूटर साइंस में, IT में। आप लेजीनेस का लेवल देखो, इंतहा देखो कि उसने IT की डिग्री की, और एक तरफ हमने भी IT की डिग्री की। मोस्ट ऑफ द IT पीपल जिन्होंने बुडापेस्ट में या हंगरी में IT की डिग्री की है, वो आज IT की जॉब कर रहे हैं, क्योंकि IT में यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। मैं उस बंदे पे लाने भेजूँगा जो कहता है कि मैंने IT की डिग्री की है और मुझे हंगरी में जॉब नहीं मिल रही। अगर आप जॉब लेने के लिए कोशिश करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो मैं 10/10 110% कह सकता हूँ कि आपको जॉब मिलेगी। जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 7 साल हो गए हंगरी में रहते हुए, और IT के फील्ड में अपने सेक्टर में जॉब करते हुए कम से कम 6.5 साल हो गए। तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हो कि मैंने इनिशियली जब हंगरी में नया आया था 6 महीने सिर्फ याशी में गुजारे, चीज़ें समझने में गुजारे, यहाँ का जो मार्केट रेट था, मार्केट का जो क्राइटेरिया था उसको समझने में गुजारे, और 6.5 साल से पिछले मैं IT की डिफरेंट कंपनीज़ में जॉब करूँ। सो बताना ये था कि वो जो मेरा एक दोस्त था पाकिस्तान से था, आई थिंक मुल्तान वाली साइड में था, वो जो है IT की डिग्री उसने कंप्लीट की, और फिर उसको जो है कुछ टाइम के लिए जॉब नहीं मिली, क्योंकि उस टाइम पे हालात काफ़ी ख़राब थे। मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जंगें चल रही थी, जैसे यूक्रेन और रशिया की, फिर गाज़ा और इसराइल की जो है जंग चल रही थी, तो हालात थोड़े टाइट थे, इसलिए बेचारे को जॉब नहीं मिली। तो उसने KFC का परमिट उठा लिया। KFC का परमिट उठाने का मतलब यह है कि आपको KFC ने वर्क परमिट दे दिया, वर्क वीज़ा दे दिया, जो आपको 2 साल का इनिशियली मिलता है शुरू में, और फिर जो है आप 2 साल के लिए अपना टाइम बाय कर लो, ख़रीद लो, ताकि 2 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, बहुत ज़्यादा टाइम होता है। आप 2 साल में ईजिली कोई ना कोई जॉब ढूंढ सकते हो। तो मैंने उसको सजेशन दी कि चल अभी टाइम बहुत नाजुक है, तो आप ऐसा करो कि KFC से परमिट उठा लो,
और परमिट लेने के बाद जो है आपके पास टाइम भी हो जाएगा और आप इजीली जो है जॉब अप्लाई करना शुरू कर देना। जब कोई और कंपनी आपको जॉब दे देगी, स्पॉन्सरशिप दे देगी, तो आप जो है KFC को डिच करा देना, वैसे ही जैसे उस लड़की ने हमें डिच करवाया था। तो आप KFC को डिच करा देना और IT की कंपनी में जॉब करना शुरू कर देना। तो बॉय जो है जब KFC में लगा, और आपको पता है कि इंसान को जब पैसे आना शुरू होते हैं, बेशक अगर आप KFC या मजदूरी वाली जॉब से भी रज पैसे कमा सकते हैं। KFC से आपको मिलता होगा कम से कम पाकिस्तानी 2.5 से 3 लाख रुपए पर मंथ। ये भी कोई छोटी अमाउंट नहीं है। तो इंसान को जब इतनी बड़ी अमाउंट मिलती है तो इंसान लेजी हो जाता है। वैसे ही मेरे दोस्त के साथ हुआ। बॉय ने, मैंने सोचा था कि उसने KFC से परमिट उठाया इसलिए ताकि वो टाइम बाई कर ले और कल को जॉब अच्छी सी ढूंढ के अपने कंट्री का नाम रोशन करे, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करे, और वो जायदाद, वो प्रॉपर्टी जो वो पाकिस्तान में गिरवी रख के आया था, उसको KFC या फिर किसी IT कंपनी में जॉब करके पैसे कमा के दोबारा छुड़वा सके। हम सारे ऐसे घरों से आते हैं जहाँ पे आपको पता है कि लोग सपने देखते हैं, लोग बाहर आने का जो है ख्वाब देखते हैं। कुछ लोग ज़मीनें रख के आते हैं, कुछ लोग अपना सोना बेच के आते हैं, कुछ लोग अपने माँ बाप की ज्वेलरी, अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी दाव पे लगा के आते हैं। तो अगर ये टाइम आपने देखा हुआ है, हमने भी देखा है ब्रो, हम भी ऐसे टाइम से हैं। अगर ये टाइम आपने देखा तो आपकी लाइफ में इससे नीचे वाला मोमेंट कोई नहीं हो सकता। जब आप इतने नीचे लेवल से ऊपर उठोगे तो आप हमेशा ऊपर ही जाओगे, उससे नीचे नहीं जा सकते, क्योंकि इससे नीचे कुछ हो ही नहीं सकता, इससे बुरा कोई टाइम हो ही नहीं सकता। तो वो मुल्तान से था, उसकी फैमिली हालत मुझे पता थी, वो स्ट्रांग नहीं थे। कैसे वो मुझे बताता था कि मैं अपने माँ बाप की जो हमारे जो खेत हैं वो हम जो है उस पर लोन ले गया था बैंक से, वो छुड़वाने हैं। सो 2 साल जब उसको परमिट मिला, उसने जो है KFC में जॉब करना शुरू की। महीने के 2.5 से 3 लाख उसको पी के आते थे, वो पाकिस्तान में बेचता था। फिर कुछ टाइम ऐसा आया कि उसके माँ बाप ने भी उससे पूछना बंद कर दिया कि क्या आप जॉब ढूंढ रहे हो। दूसरा, उसने खुद भी जॉब अप्लाई करना बंद कर दी। तीसरा, हम यार दोस्त हैं, हम कितनी बारी कह सकते हैं। आखिर एक टाइम आता है कि वो हमसे भी खुंदक खाने लग पड़े, नाराज़ होने लग पड़े कि मेरी लाइफ है, तू कौन होता है मुझे कहने वाला कि जॉब ढूंढ एंड ऑल। तो वो जब टाइम गुजरा, टाइम गुजरने के साथ साथ बॉय ने जॉब ढूंढना बंद कर दी। और फिर जब वो KFC का होकर रह गया, जब आप KFC के होकर रह जाते हो तो फिर आपको पता है कि जब आपका परमिट ख़त्म होता है, नया लॉ का क्या कहता है, नया लॉ वही कहता है जो आप माइंड में सोच रहे हो। और अभी मैंने कुछ मिनट्स पहले आपको बताया था, नया लॉ कहता है कि इफ़ योर करंट वर्क परमिट यानी कि करंट वर्क वीज़ा इज़ गोइंग टू एक्सपायर आफ्टर 2025, अगर आपका मौजूदा वीज़ा या वर्क परमिट एक्सपायर हो जाता है 2025 में या उसके बाद, देन यू हैव टू गो बैक टू योर होम कंट्री। आपको अपने होम कंट्री में जाना पड़ेगा और वहाँ से अप्लाई करना पड़ेगा, और 80% चांसेस है ये आपको दोबारा वीज़ा नहीं देंगे और आप जो है वहाँ दोबारा फंस जाएंगे। तो ऐसे ही उसने यहाँ पे अप्लाई किया और नए लॉ ने कहा कि नहीं, आपको दोबारा पाकिस्तान जाना पड़ेगा और वहाँ पे जाके अप्लाई करना पड़ेगा, और फिर जो है अगर आपका वीज़ा अप्रूव होता है आप हंगरी वापस आ सकते हो। तो बॉय जो है पाकिस्तान चला गया 1.5 हफ्ता पहले, और मैंने उसको पूछा है कि पाकिस्तान की सूरत हाल कैसी है। वो पाकिस्तान की सूरत हाल बता रहा था। दिल बड़ा गमगीन हुआ कि मेरा पाकिस्तान जो है दिन ब दिन ऊपर जाने के बजाय नीचे जा रहा है, दुनिया ऊपर जा रही है। इंडिया इतना ज़्यादा तरक्की कर गया माशाल्लाह, और एक हम लोग हैं जो हम तरक्की करने के बजाय तरक्ते जा रहे हैं। सो बॉयज़, खुदारा आपके सामने मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं खुद भी एक ऐसे घराने से आया था कि जहाँ पे एक लेवल पे आंखों में ख्वाब ले गया था, वो सोच थी कि कुछ करना था, कुछ बनना था। अभी भी अल्लाह ताला बड़े बोल से बचाए, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा बन गया हूँ, बट आप देख सकते हो कि यूट्यूब हमने शुरू में फ़न एंटरटेनमेंट के लिए शुरू की थी, लेकिन अभी बहुत सारे लोग जो है इतना अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, इतने अच्छे कमेंट्स शेयर कर रहे हैं, अपने वर्ड्स जो है अपने हमारे कमेंट्स में ऐड कर रहे हैं। और कितने बंदों ने हमें इतनी सारी दुआएं दी हैं, कसम खुदा की जब कमेंट सेक्शन खोल के पढ़ते हैं तो इतना दिल खुश होता है और लगता है कि शायद हमारी वीडियोस लोगों को एंटरटेन करने के साथ साथ दुनिया में कुछ चेंज भी लेके आ रही हैं। तो गाइस, मैं कोशिश करता हूँ कि इस वीडियो को छोटा रखूँ, और सबसे ख़ास बात अभी मेरे माइंड में आया तो मैंने सोचा कि वीडियो क्लोज़ करने से पहले ये भी आपके साथ शेयर कर दूँ। वो लोग जो होटल लाइन में काम कर रहे हैं, किसी ग्रोसरी स्टोर पे काम कर रहे हैं, और स्पेशली किसी देसी मालिक के नीचे काम कर रहे हैं, अंडर में काम कर रहे हैं, मैं खुदारा ऐसे लेबर बंधु से रिक्वेस्ट करूँगा
कि अपना हक जो है, अगर आपको लग रहा है कि वो आपका हक खा रहे हैं, आपको पर आवर के हिसाब से वेजेस नहीं दे रहे, आपका टैक्स नहीं पे कर रहे, तो वो एट द एंड ऑफ द डे आपको नुकसान होगा, उनका कुछ नहीं जाएगा। जब आप पीआर अप्लाई करने जाओगे, जब आप नेशनल या ईओ पीआर या ब्लू कार्ड लेते हो, तो आपका टैक्स चेक होगा कि आपने हंगरी को कितना टैक्स पे किया है। आप अगर टैक्स चोरी करते हुए या आपकी कंपनी जिसमें आप काम कर रहे हो, अगर वो टैक्स चोरी करते हुए प्रूव होगी, साबित होगी, तो आपको ना तो परमिट मिलेगा, अगर मिला भी वर्क परमिट या वर्क वीज़ा कुछ महीनों का मिलेगा, या फिर आपका जो है कैंसिल हो जाएगा। अगर आपने ईयू पीआर, नेशनल पीआर या ब्लू कार्ड डाला होगा, वो कैंसिल हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। सो लिहाजा अगर आप किसी देसी बंदे के नीचे काम कर रहे हो, तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि टैक्स उसको बोलो कि प्रॉपर आपका पे करे, टैक्स पे करेगा, हंगरी के लिए बेनिफिशियल आप साबित हो गए, तो हंगरी कल को आप इजीली हंगरी से नेशनल पीआर या कोई भी पीआर या कोई भी कार्ड आप इजीली ले सकते हो। तो गाइस, खुदारा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप फील फ्री टू ऐड अ कमेंट इन द वीडियो। हम कोशिश करेंगे कि जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है आपके साथ शेयर करें, और फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, हम सारी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। आपको हर वो चीज़ पूछ के या लॉयर से कॉन्टैक्ट करके बताएंगे जो हंगरी में 100% करेक्ट है। मैं आपका हूँ, आप मेरे अपने हैं, अगर हम एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। तो गाइस, अभी हमारी फ़्लाइट का टाइम होते जा रहा है, ऑलमोस्ट 7:50 हो गए हैं, इसका मतलब है ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट रह गया। चलते हैं अपने गेट पे। हमारा जो गेट है वो 812 से 813 है, गेट नंबर हमारा 812 है। 812 पे जाएंगे और जो है वहाँ पे जाके बोर्डिंग करेंगे। बोर्डिंग करने के बाद जो है आपको उस कंट्री में लेके जा रहे हैं जिसके मैंने हिंट्स आपसे शुरू में बताए थे। थैंक यू सो मच टू ऑल दोस पीपल जिन्होंने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए थे। हमारी वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, तो मैं चाहता था कि उनका स्पेशली नाम लेके उनको थैंक यू करूं, क्योंकि उनके वर्ड जो हैं मेरे दिल पे लगे थे। इस वीडियो में नहीं कर पाया क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। बाकी उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में भी कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ सुनने को मिला होगा। अगर ये बात ऐसी है तो देन टेक केयर ऑफ़ यू एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर लव्ड वंस। हर उस बंदे से शेयर करना जो यूरोप में रह रहा है, हंगरी में स्पेशली रह रहा है, और हर वो बंदा जो यूरोप में आना चाह रहा है, उसके लिए ये सारे रूल्स, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपसे शेयर की हैं बेनिफिशियल हो सकती हैं। तो अपना ध्यान रखना। मिलते हैं अपने नए नए वीडियोज़ के साथ। अभी टूर पे जा रहे हैं तो टूर वाली वीडियोज़ आएंगी। एयरपोर्ट पे बैठे थे, एयरपोर्ट पे जब भी आते हैं वीडियो आपसे शेयर करते हैं, वो हमने वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर दी। ख्याल रखना। मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर ऑफ़ यू, टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स। एंड अगर आप किसी चीज़ को अपनी कंट्री में दाव लगा के आए हैं, जायदाद, प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, और यूरोप में रह के सालों साल रहने के बावजूद आपको अपने मुल्क वापस जाना पड़ा है, तो गलती आपकी है, किसी और की नहीं है। कभी भी लॉ को इसका जो है जिम्मेदार नहीं ठहराना, ना ही किसी बंदे को। ये सब कुछ आपके हाथ में है। तो चलो, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ध्यान रखना। टेक केयर ऑफ़ यू, टेक केयर ऑफ़ योर लव्ड वंस बिफोर इट्स टू लेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय, अल्लाह हाफिज़, चाओ एंड पीस आउट। सच में चेंज हुआ है। मजा आ गया भाई यार।